राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज की आपकी जो प्यारी सी क्लास है वो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरी क्लास। पहली क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अपेंडिसाइटिस, लीवर सिरोसिस एंड पेप्टिक अल्सर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसकी इसकी जो इस लेक्चर की लिंक है आपको कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। ये जाके देख लीजिए, उसके बाद में आप ये देखें, या फिर ये देख लिया तो उसको देखें, ठीक है, कैसे भी देखें। तो 3 टॉपिक हमने तब कवर कर लिए थे, 3 टॉपिक आज कवर करते हैं, और ऑलमोस्ट 1 और 2 लेक्चर और आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा आपके केवल एक रेस्पिरेटरी, एक कार्डियोवास्कुलर और एक एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, और एमएसएन आपकी कंप्लीट, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी में आपके सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, केवल एक क्लास आएगी उसकी। और इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी भी आपके कंप्लीट हो चुका है। अब केवल आपके बच रहा है एक तो थर्ड यूनिट, कौन सी? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, बस ये बच रही है माइक्रोबायोलॉजी में। इन्फेक्शन कंट्रोल है, वो कंप्लीट हो चुका है, आएगी तो केवल एक क्लास आएगी उसमें, और कुछ नहीं है उसमें। 9th और 10th यूनिट है, ये 2 बच रही है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, एक भी एग्जाम में आते नहीं है इसमें से क्वेश्चन, जो आते हैं वो बता दिए। फिर भी टाइम बचेगा, उसमें करवा देंगे। और जैसा कि मैंने बताया था आपको एनसीपी से, एनसीपी बताई थी, जो एनसीपी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी उसका जो पॉइंट्स है वो चल रही है एनसीपी। और एक क्लास आएगी आपकी किसकी? मेडिकल जो मैनेजमेंट है उसमें डिजी वो मेडिकेशन है, मेडिसिन है, उसके बारे में आएगी। ब्रोंकोडायलेटर कौन कौन सी होती है, एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी है, ठीक है। और आपके ये वेसोडायलेटर कौन सी है, तो ये सब हम एक साथ करा देंगे, जिससे आपको आसानी रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है, आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पढ़ते अपन हेमोरेट्स। तो ये क्या होता है भाई? इसे पाइल्स भी बोलते हैं। पाइल्स नाम सुना है सबने? नहीं सुना तो बवासीर तो सुना ही होगा, बवासीर का ऐड आता है वो अर्सकल, ठीक है ना, ऐड तो देखा ही होगा टीवी पे। 011 26 53 ऐसा कुछ नंबर था उसका, ठीक है। तो इसमें क्या है, हेमोरेट्स क्या होता है, पाइल्स क्या होता है, बवासीर क्या होता है? आर पेनफुल स्वेलिंग, swollen enlarged bubbling blood vessels in the lower portion of the rectum or anus। क्या समझे इससे? एनस और रेक्टम है, उसके जो लोअर पोर्शन है, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये ही क्या है? पाइल्स। तो पाइल्स में क्या होता है? पाइल्स क्या है? पेनफुल होता है, स्वेलिंग हो जाती है, मतलब एक तरीके से सूजन आ जाती है। एनलार्ज हो जाता है, साइज बढ़ जाती है इसकी। और क्या है, किसकी बढ़ जाती है? ब्लड वेसल्स की। एंड बल्किंग मतलब कि एक तरीके से उभार आ जाता है, ठीक है, मतलब कि ये जैसे उभार आया ना, ये भार, ये उभार है, फैलाव हो गया एक तरीके से ब्लड वेसल्स का। यही क्या होता है? पाइल्स होता है, या हेमोरेट्स होता है, या बवासीर बोल सकते हैं हिंदी में। होता क्या है इसमें? स्वेलिंग इन द एनल और रेक्टल वेन्स कोज हेमोरेट्स। क्यों होता है ये? स्वेलिंग हो जाती है, एनल और रेक्टल की जो वेन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। अब ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स से हमने और डीपली गए तो हमने देख लिया वेन्स होती है, ठीक है। तो वेन से उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। रिस्क फैक्टर होता क्यों है ये, कारण क्या क्या इसके? तो द फॉर्मेशन ऑफ हेमोरेट्स इज कॉज्ड बाय कांस्टेंट प्रेशर ऑन रेक्टल एंड एनल, एनल एरिया। एनल एरिया और रेक्टल है, वहां पर अगर कांस्टेंट प्रेशर लगे, लगातार प्रेशर लगा रहे, कहां पर? रेक्टल एरिया या एनल एरिया,
एनस है वहाँ पर अगर हम लगातार प्रेशर लगाए रखें, कांस्टेंट प्रेशर रखें, तो आपके क्या है, हिमोरॉइड्स या पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर, देख लिया। और देखो, एजिंग हो गया, कोई पेशेंट है ओवर एज, एज से हो सकता है। सीवियर कफिंग, हाँ, कफिंग है मतलब उसको खांसी आ रही है, कफ ले रहा है वो, उससे भी हो सकता है, क्योंकि वो जैसे कफ लेगा मतलब खांसेगा तो प्रेशर लेगा, एक तरीके से आप खुद इमेजिन करके देखो। ठीक है, हेरिडिटी हो गया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन पता है सबको, क्रोनिक भी पता है, एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। तो हम बात करें क्रोनिक की। क्रोनिक लीवर डिजीज हो गया, क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन। ओवर यूज ऑफ एनिमास, अब एनिमा क्या होता है, एनिमा रेक्टल और एनस है, सॉरी एनल एनस है, उसमें एनिमा इंसर्ट करते हैं। क्यों, कब करते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो एनिमा अपन लगाते हैं। और हो गया एनल सेक्स, हो गया डायरिया, हो गया सिटिंग ऑन द टॉयलेट फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक टॉयलेट है उसमें बैठे रहने पर। ओबेसिटी, मोटापा हो गया, किसी का वेट ज़्यादा है तो हो गया। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट रेगुलरली, ज़्यादा भारी आइटम है वो अगर हम रेगुलर उठाएं तो पाइल्स के चांसेस रहते हैं। तो याद रखें कि हमें ये सब कुछ से बचना है। क्यों, क्योंकि रिस्क फैक्टर है पाइल्स के। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक और होता है कि ज़्यादा टाइम तक बैठे रहने से, ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा टाइम तक अगर हम बैठे रहेंगे तो भी पाइल्स हो सकता है। और ज़्यादा टाइम, ठीक है, मतलब प्रेशर, कुल मिला के बात क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। अब एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या जिसे हम बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो पहला हो गया पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। पेनलेस, दर्द नहीं होगा, ब्लीडिंग मतलब ब्लड निकलेगा, कब, बाउल मूवमेंट। अब एक तरीके से बाउल मूवमेंट बोल सकते हैं, फिर इसको बोल सकते हैं स्टूल, जब स्टूल पास हो रहा है। बाउल मूवमेंट बोल सकते हैं, मतलब कि आते हैं जब मूवमेंट करती है, आंतों के अंदर जो मूवमेंट होता है उसमें जब क्या हो, पेनलेस ब्लीडिंग होगी, दर्द नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग कहाँ से होगी भाई, ब्लीडिंग कहाँ से होगी, एनस से होगी। ब्राइट रेड ब्लड ऑन स्टूल, स्टूल के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा। इचिंग और इरिटेशंस एनल रीजन, जो एनस है, एनस है जहाँ से स्टूल करते हैं अपन, एनस है, रेक्टम है, वहाँ पे इचिंग होगी, खुजली चलेगी। ठीक है, और लीकेज और फेसेस, स्टूल का इसका लीकेज होगा। स्वेलिंग अराउंड एनस, यह भी ने पढ़ ही लिया, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी वहाँ पे एनस की वहाँ पे। एनल एक, एनल एक मतलब एनल है वो पेन करेगा, स्पेशली वाइल सिटिंग, जब बैठेंगे ना तब दर्द होगा, पेन होगा। सेंसेशन ऑफ बर्निंग एंड इचिंग अराउंड द एनस, एनस है वहाँ पर जलन होगी और खुजली चलेगी। ठीक है, ये होगी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हंसने की बात नहीं है, तो मेडिकल फील्ड में याद रखना है। हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या हम डायग्नोस करें, कैसे करें, तो हिस्ट्री कलेक्ट करो। अब हिस्ट्री कलेक्ट कैसे करोगे, उससे पूछेंगे हम कि भाई बैठता है जब दर्द होता है कि नहीं होता, ब्लड आता है क्या स्टूल से, तो ये सब हमने उससे पूछेंगे। ये होता है हिस्ट्री कलेक्शन। सिग्मोइडोस्कोपी क्या होता है, सिग्मोइडोस्कोपी मैंने बता दिया पहले, जो आपके ये क्या है, इंटेस्ट है ना ये, ठीक है, ये हो गया एनस, और यहाँ पे होती है ये होता है सिग्मोइड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी उससे अपन देखते हैं, जैसे एंडोस्कोपी होता है ना वैसे, एंडोस्कोपी हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास मैनेजमेंट, क्या क्या करें। तो मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब हम उसको मैनेज कैसे करें, चलो मान लीजिए किसी के हो गया पाइल्स, तो उसको मैनेज कैसे करें। उससे हम बोलेंगे कि भाई इंक्रीज फाइबर इनटेक, फाइबर ज़्यादा ले, जैसे दाल वगैरह हो गई, मटर वगैरह हो गया, मतलब फाइबर ज़्यादा ले। और हो गया एडमिनिस्टर NSAID एज ऑर्डर। अब NSAID क्या होता है,
इसकी भी हम जो मेडिसिन्स है वो बाद में देखेंगे उसी वीडियो में। NSAID होता है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे, जैसे कोर्टिसोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन होता है, ठीक है। क्रीम टू हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन, जो पेन हो रहा है और जो स्वेलिंग हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम है उसका यूज लेंगे। स्टूल सॉफ्टनर्स क्या है? स्टूल सॉफ्टनर्स हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेनिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। स्टूल सॉफ्टनर्स क्या होता है? ये क्या करता है, स्टूल है ना उसको सॉफ्ट कर देता है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और स्टूल है वो निकल जाए बाहर एनस के थ्रू। कॉन्स्टिपेशन कब होगा? जब स्टूल है वो इसमें जमा रहेगा। जब यहाँ पे स्टूल जमा है, एनस की बात चल रही है, यहाँ पे रेक्टम की बात चल रही है, मतलब कोलोन मतलब आते हैं उसकी बात चल रही है। यहाँ पर क्या है, स्टूल जमा है, ये स्टूल है जमा है, तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टनर लेंगे, स्टूल सॉफ्टनर। तो स्टूल सॉफ्टनर क्या करेगा, ये जमा है ना इसको रिड्यूस कर देगा और ये आसानी से बाहर आ जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देगा, सेमी सॉलिड टाइप। हीमेरोइडोस्टोमी मतलब पायल से उसको उसका सर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है, उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और क्या करें, अब आगे नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कि सर हम बोलेंगे एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, ज़्यादा टाइम तक वो बैठा ना रहे और ज़्यादा टाइम तक खड़ा ना रहे, उसलिए हम बोलेंगे भाई ज़्यादा टाइम तक बैठा ना रहे जिससे कि इस पर प्रेशर ना लगे, कांस्टेंट प्रेशर ना लगे। दूसरा होगा एडवाइस टू टेक मोर ओरल फ्लूइड, बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी भाई, कॉन्स्टिपेशन वगैरह इससे कम हो, डायरिया है इनसे रिलीफ मिले। एजुकेट टू पेशेंट सिट्स बाथ, सिट्स बाथ क्या होता है? वैसे तो आपने नर्सिंग फाउंडेशन उसमें पढ़ लिया सिट्स बाथ, लेकिन इसमें होता क्या है कि एक हमारे पास क्या है, एक बाउल होता है, यानी एक पात्र है मतलब, ठीक है, उसमें क्या किया, जो अंडर गारमेंट्स है उसको निकाल कर हम उसमें बैठ जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें होता है गर्म पानी, हॉट वाटर होता है इसमें, उसमें हम क्या है बैठ जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो पाइल्स है वो इसके पानी के टच में आएंगे, ठीक है। ये कब तक करेंगे? बस 2 से 3 टाइम करेंगे एक दिन में, ऐसा हमें करना है 7 से 10 दिन तक। क्यों करना है? क्योंकि ये क्या है, स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट है उसमें हेल्प मिलेगी इससे। एडवाइस पेशेंट वियर कॉटन अंडरवियर, पेशेंट को बोलेंगे भाई कॉटन की अंडरवियर पे नहीं, ताकि पाइल्स में रिलीफ मिल सके पेन में। एडवाइस पेशेंट टू मेंटेन पेरिनियल हाइजीन, पेरिनियल क्या होता है मैंने पहले बताया है, वापस बता देता हूँ। एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बीच का जो पार्ट होता है ना वो होता है पेरिनियल, उसकी हाइजीन रखे। एडवाइस टू अवॉइड लिफ्टिंग हेवी वेट, ज़्यादा भारी सामान ना उठाए। देखो एक बात बता दूँ, ज़्यादा लोड लेना नहीं है एमएसएन में, जो जो आपके रिस्क फैक्टर है या इटियोलॉजी है वो आपको मैनेजमेंट में क्या करना है, उनका उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है लिफ्ट कब होता है, ज़्यादा भारी सामान उठाने से, मैनेजमेंट में लिख देंगे भाई ज़्यादा भारी सामान ना उठाए, जो मॉडिफाइडेबल है जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे सर एज आ गया तो हम उसको बोल देंगे भाई ज़्यादा एज का मत बन तुम, ऐसे थोड़ी है, उससे बोलेंगे अब भाई जवान ही रहे तू, तो ये नहीं है। कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने बता दिया सॉफ्टनर वाला, स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं आपके पास हर्निया। अब हर्निया क्या होता है, नाम तो सबने सुना है हर्निया, लेकिन होता क्या है वो भी तो बताइए। हर्निया क्या है? हर्निया इज ए प्रोट्रूशन, प्रोट्रूशन क्या होता है सर, अभी रुको तो सही। हर्निया इज ए प्रोट्रूशन ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू और स्ट्रक्चर थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी ऑफ द कैविटी इन विच, एक सेकेंड, ऑफ द कैविटी, यहाँ पे जे है ना, ये नहीं है, ऑफ द कैविटी इन विच इट इज नॉर्मली कंटेंट। अब ये नॉर्मल कंटेंट ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए एक काम कीजिए,
ये याद रखिए, हर्निया क्या है, यहाँ से इसको हटा दीजिए, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करे उसको हटा दो, ठीक है। अब देखो सुनो, हर्निया क्या है, हर्निया एक प्रोट्रूशन है। प्रोट्रूशन मतलब कि एक उभार है, एक फैलाव है, किसका, ऑर्गन और टिश्यू का। कहाँ पर, वाल ऑफ द केविटी। केविटी है या जो वाल है उसका, उसके जो ऑर्गन है उसका उभार है, प्रोट्रूशन है। जैसे ये हो गया हर्निया, ये क्या है, एक उभार टाइप हो गया, फैलाव टाइप हो गया। ये देखो, जूम कर देते हैं, ये देखो, नॉर्मल तो क्या है ये है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये फैलाव हो गया, उभार बन गया है, ठीक है। तो यही क्या है, हर्निया। अब हर्निया है तो हर्निया के टाइप देख लेते हैं। सॉरी, पहले इटियोलॉजी क्या क्या है, कारण क्या है हर्निया का। तो हर्निया के कारण हो गया डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी हो गया, परसिस्टेंट कफ और स्नीजिंग। अब परसिस्टेंट क्या होता है, लंबे टाइम तक कफ रहे, स्नीजिंग रहे तो हो सकता है। स्मोकिंग हो गया, पुअर न्यूट्रिशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कहोगे सर मान गए आपको। टाइप्स ऑफ हर्निया, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो ये इसके साइट के अनुसार टाइप है, वो हमने एक डायग्राम में देख लिया। ये पहला टाइप क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ये यहाँ पर होता है। केवल नाम नाम याद रखो, अगर याद हो जाए तो, क्योंकि एग्जाम टाइम में याद नहीं, अगर कन्फ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। ये आप नाम याद रखें, ये मैंने साइट बता दी कौन सा कहाँ पर होता है, फिमोरल कहाँ पे है, इंग्विनल कहाँ पे है, इनके लोकेशन के अकॉर्डिंग इनके नाम सेट किए गए हैं, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन बाय सीवियरिटी। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम हर्निया है उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, किसमें, चार टाइप में, चार क्लासेस में। कौन कौन सी क्लासेस हो गई वो, पहला हो गया रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल नाम से पता चलता है, रिड्यूसिबल मतलब रिड्यूस करना, रिड्यूस करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, द प्रोट्रूशन मतलब जो उभार है, कैन बी प्लेस्ड बैक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि जो उभार है ना, अभी मैंने बताया डायग्राम में, ये जो उभार है ये क्या होगा, वापस से बैक हो जाएगा, मतलब वापस से ऑटोमेटिक से हो जाएगा। ये होता है रिड्यूसिबल, ऑटोमेटिक मान लीजिए या फिर किसी भी मेडिसिन से। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया, ऑटो, ये एब्डोमिनल कैविटी उसमें बैक हो गया, ठीक है। दूसरा आता है इरिड्यूसिबल, जस्ट अपोजिट इसका, इसमें क्या है, कैन नॉट बी मूव्ड बैक इनटू द एब्डोमेन, एब्डोमेन है उसमें वापस से ये बैक नहीं होता, ठीक है। फिर आता है इनकार्सरेटेड, तो इसमें क्या होता है, ये भी एक इरिड्यूसिबल है, ये दोनों ना, ये तीसरा चौथा, ये दोनों क्या इरिड्यूसिबल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन विच द इंटेस्टाइनल फ्लो इज कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट, इंटेस्टाइनल जो फ्लो है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल जो क्या है, फ्लो है, इंटेस्टाइनल फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा, कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। जबकि स्ट्रेंगुलेटेड में है, स्ट्रेंगुलेटेड में क्या होगा, इंटेस्टाइनल फ्लो एंड ब्लड फ्लो दोनों ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे। हर्निया की जो शेप है ना, हर्निया शेप होता है, उसकी बात चल रही है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होगा, कुछ कुछ तो ये ऐसे है जो सभी डिजीज में सेम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हुआ, डायग्नोसिस हुआ, ये बता रहा था मैं, अभी बताऊंगा। ये क्वेश्चन हो जाए फिर, ये तो लास्ट में बताता हूँ, एक क्वेश्चन और बाकी आपके। हर्निया, हर्निया टेंस इंक्रीज इन द साइज एंड रिक्वायर एब्डोमिनल प्रेशर, जब इंटरनल प्रेशर लगेगा, भाई हर्निया हुआ कब है, जब ये एब्डोमन है, एब्डोमन है इसमें इंटरनल प्रेशर लगा है, एक होलो ऑर्गन, सॉरी, इंटरनल प्रेशर लगा है एब्डोमेन में, अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा है, तभी तो ये प्रोट्रूशन हुआ है, जब तो ये जो पार्ट है वो फैला है, ठीक है। अब ये पार्ट कब कब फैलेगा, तो क्यों फैलेगा ये, वो तो हो गई अब हमारे पास इटियोलॉजी।
कब कब फैलेगा ये भाई? परसिस्टेंट कफ एंड स्नीजिंग। अब आप एक बार खांस के देखो या छींक के देखो कि आपके पेट है उस पर प्रेशर लग रहा है। जैसे आप खांसोगे तो पेट पे क्या लगा? प्रेशर लगा। वही बात है यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में? इनकी साइज साइज बढ़ जाती है, अभी देख लिया। पेन हो गया, साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हर्निया में? पेन हो गया, वोमिटिंग हो गई, स्वेलिंग ऑफ हर्निया सेक के वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, एंड फीवर हो जाएगा। अब हर्निया सेक में स्वेलिंग कैसे? ये देखो, हर्निया सेक है ना, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, कैसे डायग्नोस करें इसको? इसके डायग्नोस के लिए कुछ नहीं है, सीबीसी कराओ पहले तो। दूसरा क्या है? एक्सरे, एब्डोमेन एक्सरे। एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, ठीक है, वो तो आप जानते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन और पेशेंट हिस्ट्री। तो देखो, एब्डोमेन एक्सरे में क्या आएगा? हमने एक्सरे कराया तो एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा? अब एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ गैस इन द बाउल, जो आते हैं बाउल है, इंटेस्टाइन है, उसमें एबनॉर्मली गैसेस, हाई लेवल ऑफ गैस देखने को मिलेगी। ओके, अब बात करते हैं अपन किसकी? मैनेजमेंट के बारे में। चलो मान लीजिए किसी को हर्निया हो गया, तो अब मैनेजमेंट कैसे करें? तो मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? फिट द पेशेंट विद ट्रस और बेल्ट व्हेन हर्निया रिड्यूस इफ ऑर्डर्ड। अगर हर्निया रिड्यूस हो गया है, सॉरी, अगर हर्निया क्या है, रिड्यूस हो गया है, तो क्या करें? बेल्ट लगा लें। बेल्ट लगा लेंगे ताकि वापस से वो एब्डोमेन प्रोट्रूशन है, फैलाव है, वो नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर हर्निया हुआ था वहाँ पर अपन बेल्ट लगा लेंगे। दूसरा हो गया ट्रेंडेलेनबर्ग पोजिशन प्रोवाइड करेंगे। रिड्यूस प्रेशर ऑफ हर्निया के जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए हम ट्रेंडेलेनबर्ग पोजिशन है वो प्रोवाइड करेंगे। कौन सी होती है पोजिशन? ये देखो, ये होती है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजिशन। ठीक है, हाँ। फिर है टीच अबाउट बेड रेस्ट। पेशेंट से बोलेंगे भाई बेड रेस्ट करें, कोई भी डिजीज आए बेड रेस्ट तो ज़रूरी है। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर, उसको पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स देंगे। चेक ड्रेसिंग, हाँ, अब अपने क्या, हाँ एक और देख लो, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स दे देंगे। साथ में हम उसको बोलेंगे अगर ऑपरेशन हो चुका है उसके, तो ड्रेसिंग चेंज करने के लिए बोलेंगे। ड्रेसिंग चेक ड्रेसिंग एंड फॉर ड्रेनेज एंड इंसिजन फॉर रेडनेस स्वेलिंग मॉनिटर फॉर अदर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अगर कटवट लग गया है उस हर्निया पर तो ड्रेसिंग वगैरह का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, पेनक्रियाज, पेनक्रेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, पेनक्रिया मतलब पेनक्रियाज में, पेनक्रिया से उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो होता है पेनक्रेटाइटिस। ठीक है, इटियोलॉजी क्या क्या होगी इसके? इटियोलॉजिकल फैक्टर, एल्कोहलिज्म, ज़्यादा दारू शराब पीने से, एल्कोहल कंजप्शन से। हाइपर कैल्शियमिया मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, मिया मतलब ईमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए। कोलेलिथियसिस क्या होता है ये पढ़ेंगे हम कल। कोलेलिथियसिस मतलब होता है गोल ब्लैडर है उसमें स्टोन, पथरी हो जाती है ना जब पित्त में, उसे बोलते हैं अपन, पित्ताशय में पथरी हो जाए गोल ब्लैडर में, वो होता है कोलेलिथियसिस। ब्लंट और पेनेट्रेटिंग ट्रोमा, कुछ ट्रोमा हो जाए टू पेनक्रियाज में कुछ ट्रोमा वगैरह हो जाए। हाइपर पैराथायरोडिज्म, एंडोक्राइन पढ़ेंगे। हाइपर लिपिडीमिया, अब देखो हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपिड मतलब लिपिड, ईमिया मतलब ब्लड में लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे? इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मतलब क्रमानुकुंचन, जो गति होती है ना, जो फूड है वो जाता है, वही तो होती है क्रमानुकुंचन गति है पेरिस्टाल्सिस, वो इंक्रीज हो जाएगी। जॉइंटिस हो जाएगा, जॉइंटिस मतलब पीलिया हो गया। ठीक है, साथ में वेट लॉस हो जाएगा उसका, लो ग्रेड फीवर होगा। एनोरेक्सिया लॉस
ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी। स्टेटोरिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टूल में फैट की मात्रा बढ़ जाना। स्टूल है उसमें फैट की मात्रा बढ़ गई, अमाउंट ऑफ फैट इज इंक्रीज इन स्टूल। ये एक तरीके से जॉन्डिस का भी एक साइनस सिम्टम्स है ये। ठीक है, जॉन्डिस के वो 3 टाइप होते हैं ना, उसमें आता है ये। हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगी। डार्क अंबर और ब्राउन यूरिन, यूरिन का कलर कैसा होगा? डार्क अंबर और ब्राउन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ड्यू टू वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के थ्रू क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा, हाँ यहाँ भी देखा था अपने वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मैनेजमेंट कैसे करें? पेनक्रेटाइटिस है, उसको मैनेज कैसे करें? तो वही भाई, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे देंगे। भाई मैनेजमेंट में सब में सेम है, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत अलग है, बाकी सिमिलर है। प्रोवाइड एडुकेट बेड रेस्ट फॉर पेशेंट। फ्रिक्वेंट असेस पेन, हम पेन को असेस करेंगे बार बार। इफेक्टिव फॉर फार्माकोलॉजी इंटरवेंशन, मान लीजिए हमने जैसे एनाल्जेसिक्स दे दी, उसके बाद में हम मैनेज करेंगे भाई अब पेन कम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, पेन किलर दे दी, उसके बाद में देखेंगे पेन कम हुआ कि नहीं हुआ। मेंटेन पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजिशन, पेशेंट है उसको सेमी फाउलर पोजिशन देंगे। ये पता ही क्या होती है, क्यों देंगे? डिक्रीज प्रेशर ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम है उसका प्रेशर डिक्रीज करने के लिए हम इसको सेमी फाउलर पोजिशन देंगे। एक होती है फाउलर, एक होती है सेमी फाउलर। मॉनिटर सीरम ग्लूकोज लेवल एवरी 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे में हम उसका क्या है, ग्लूकोज लेवल है वो चेक करेंगे। असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशन स्टेटस करेंगे। ऑब्जर्व फॉर असाइटिस, असाइटिस क्या होता है बता दिया मैंने पहले। टीच पेशेंट एंड फैमिली मेंबर अबाउट द पेनक्रेटाइटिस, पेशेंट और फैमिली है उसको पेनक्रेटाइटिस के बारे में बताएंगे, भाई आपको ये बीमारी हुई है, इसके ये साइन एंड सिम्टम्स है, ये क्यों हुई है वो भी बताएंगे, अब मैनेज क्यों करें वो भी बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि ऑलमोस्ट हमने इतनी सारी डिजीज़ देखी, इतने सारे डिजीज या डिसऑर्डर देखे, उसमें कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम्स क्या है अलग है, बाकी सब सेम है। जैसे एनोरेक्सिया हो गया, ठीक है, क्या हो गया? एनोरेक्सिया हो गया, और वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग हुआ, वेट लॉस हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, वेट लॉस हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो गया, बेड रेस्ट दे देंगे जैसे। तो ये सारे क्या है, थोड़े बहुत सेम है। कफ हो गया, स्नीजिंग हो गया, फैटिग हो गया, स्लीपलेसनेस हो गया, डिस्निया, जैसे आप रेस्पिरेटरी की कोई भी डिजीज पढ़ोगे उसमें डिस्निया आ गया, कफ आ गया, स्नीजिंग आ गया, ये सारे सिम्टम्स क्या है, सेम है। तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इधर का उधर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। डायग्नोस्टिक में क्या होगा? सीबीसी हो गई एक तो सबके। अब अगर आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज पढ़ोगे तो उसमें क्या है, ईसीजी कर सकते हो आप सभी में, ऑलमोस्ट, मतलब सभी में तो गया। रेस्पिरेटरी करोगे तो रेस्पिरेटरी में डायग्नोसिस में क्या करोगे? डायग्नोसिस में देखो, पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकन, और तीसरा क्या आ गया? सीबीसी। चौथा आ गया एक्सरे, भाई चेस्ट एक्सरे हो गया। पांचवा हो गया स्पूटम। तो ये कॉमन है, सभी में यही आएगी। तो ऐसे क्या है, आप थोड़ा दिमाग से काम लो, और ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। कल और क्लास आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ऑलमोस्ट हमने 3 कल कर लिए थे पिछली क्लास में, 3 आज कर लिए हैं, 3 या 2 कल कर लेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 3 6 8, 8 या 9 के समथिंग क्वेश्चन है टॉपिक से, वो कंप्लीट हो जाएंगे। इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और कुछ हो आपके पास तो आप बताइए, कमेंट करें कि भाई सर ये भी कराओ। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में। टेलीग्राम से में ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं नोट्स डाल रहा हूँ, और डेली आपकी क्लासेस आ ही रही है। देखते रहे, एग्ज़ाम नज़दीक है। राधे राधे।